नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अपना अगर पड़ोस में कोई दिक्कत हो तो आप भी आराम से नहीं सो सकते हैं। तो उसी तरह की कोई बात हो रही है पाकिस्तान और श्रीलंका में। हमारे इमीडिएट पड़ोसी और इमीडिएट पड़ोसी ही नहीं, हमारे साथ ही साथ आज़ाद भी हुए। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बना और 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हुआ। हालांकि श्रीलंका का मैं थोड़ा सा दोनों का ब्रीफ बैकग्राउंड बता दूं, जिससे फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। श्रीलंका 48 में उसकी डोमिनियन स्टेटस थी यूनाइटेड किंगडम के साथ। उसकी रिपब्लिक बना 72 में। लेकिन ये दोनों राष्ट्र पाकिस्तान और श्रीलंका को इंटरनल डिस्टर्बेंस कह लीजिए, कुछ लोग इसको सिविल वॉर बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत उथल पुथल, जो भी उसका नाम दे दीजिए। 26 साल का एक पीरियड था जब श्रीलंका में बहुत उथल पुथल थी, 1983 से 2009 तक। और इस दौरान आपस के ही खींचतान था, कुछ लोग सिविल वॉर बोलते थे, इत्यादि इत्यादि। श्रीलंका की पॉपुलेशन करीब 2.1 करोड़ या 2.2 करोड़ है, 2 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। श्रीलंका की, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। जीडीपी जो है वो ऑन नॉमिनल बेसिस 84.53 बिलियन डॉलर है, यूएस बिलियन। ये सब कुछ डॉलर में ही बता रहा हूँ मैं। पर कैपिटा 3830 यूएस डॉलर अच्छा है, और दुनिया में इसका स्थान 113वां है, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से। श्रीलंका डॉलर का जो वो जरा वो भी समझने लायक है। आज की तारीख में वो करीब 297 है। मतलब $1 के अगर कोई देगा तो उसको 297 श्रीलंकन डॉलर देने होंगे फॉर दिस। जनवरी 2020 में, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये एक्सचेंज रेट था अराउंड 181 श्रीलंकन रुपीज़। तो 2 साल के अंदर ये 296 पे पहुंच गया है, 297 पे। अब जरा ये बेसिक डेटा आप पाकिस्तान का भी समझ लीजिए। पाकिस्तान भी हमारे साथ आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान की क्या दिक्कत रही? पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट थे, जैसे उनके यहाँ फ़ौज का बहुत बोलबाला है, फ़ौज का बहुत दखलंदाजी है। इस प्रेजेंट क्राइसिस जो अभी हुई है उसमें भी अभी फ़ौज एक तरह से कोई बहुत बेसिक स्टैंड नहीं ले रही है, फ़ौज किसी का पक्ष नहीं ले रही है। लेकिन कितने दिन तक ऐसा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें इस्कंदर मिर्ज़ा, जो उनके पहले प्रेसिडेंट थे, वो भी कर्नल इस्कंदर मिर्ज़ा थे, फ़ौज में रहे थे, फिर इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में नौकरी किए थे इत्यादि। लेकिन जो उनके प्रॉपर जनरल जिन्होंने सरकारें चलाई और जिनका दबदबा था, जनरल अयूब खान, जनरल यहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इन सबको याद है हमें। इनका मतलब ये पूरा डिक्टेटर की तरह एक तरह से इन लोग चलाते थे। लेकिन जरदारी जो थे, बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड, वो 2008 से 2013 तक, 2008 से थोड़ा ठहराव आ गया है। 2008 से जरदारी साहब 13 तक बने, 5 साल। फिर उसके बाद जो हुसैन साहब थे वो 2013 से 2018 बने, और ये आरिफ अलवी जो अभी हैं ये 2018 से। तो 2008 के बाद आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्रेसिडेंट का भी ठहराव आया। उनके यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर का जो समस्या है, अच्छा तीनों देश डेमोक्रेसी है, तीनों देशों में, लेकिन डेमोक्रेसी का जरा ये हश्र देख लीजिए। उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर 58 से 73 तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था उनके यहाँ, मतलब पाकिस्तान में। फिर भुट्टो साहब को फांसी हुई तो 77 से 85 तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। फिर 99 से 2002 तक प्राइम मिनिस्टर नहीं था। 2002 से पिछले 20 वर्षों में वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पिछले 15-20 वर्षों में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वहाँ की पॉपुलेशन करीब 22-23 करोड़ है। वहाँ का जीडीपी ऑन नॉमिनल बेसिस इस समय है यूएस डॉलर 286 बिलियन, और पर कैपिटा है वो बहुत कम है, 1255 यूएस डॉलर। पाकिस्तान के रुपए और यूएस डॉलर का जो रेट है, $1 बना 184 पाकिस्तानी रुपये। ये तो पाकिस्तान की बात हो। अब जरा इसी को आगे समझ लीजिए, पाकिस्तान क्राइसिस हो क्या रहा है। ये एक रेफरेंस के तहत मैं, और इंडिया का तो आपको मतलब इसको पर इंडिया से भी मैं आपको बताऊंगा क्यों इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह आपसे एक आग्रह कर लूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी बटन दबाइए। चैनल को अगर हो सके तो मेंबर बन जाइए। मेंबर बनने पे हर महीने आपको एक छोटी रकम देनी होगी। लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद।
उसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पाकिस्तान की क्राइसिस मोटे तौर पे आपको समझा रहा हूँ, बाकी तो आप फॉलो ही कर रहे हैं। देखिए 2018 में वहाँ नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए, वो नेशनल असेंबली बोलते हैं जो हम लोग, जिसको लोकसभा या पार्लियामेंट बोलते हैं। 342 सीटें हैं, मेजॉरिटी 172 सीट जिसकी हो जाएंगी उसको मिलेगी। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब की पार्टी को 149 सीट्स, PML जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी थी, अब उसके शहबाज उनके जो छोटे भाई चला रहे हैं, उसको 82 सीट्स। बिलावल भुट्टो की जो PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब कह लीजिए या बेनज़ीर भुट्टो कह लीजिए या भुट्टो साहब की जो पार्टी, उसको 54 सीट्स। तो जो अपोजिशन हुआ वो मिल के भी 82 और 54 करके भी 136 हो रहा था। इमरान साहब का 149 था, इमरान साहब का 172 नहीं था, तो इन्होंने और पार्टी के साथ मदद कर लेके इन्होंने अपनी सरकार बना दी। इन्होंने जब सरकार बना दी 2018 से अभी तक सरकार चला रहे थे, अच्छी या बुरी है तो उस देश के लोग बताएंगे कितना अच्छा कितना बुरा। लेकिन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी इनके अगेंस्ट आया, इमरान खान साहब के अगेंस्ट। इससे पहले पाकिस्तान में 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, एक बार 1989 में बेनज़ीर भुट्टो साहब के अगेंस्ट और एक बार 2006 में शौकत अजीज़ के अगेंस्ट। लेकिन दोनों बार ये पास नहीं हो पाया था, मतलब सरकार गिरी नहीं थी, सरकार को अल्प मत में नहीं थी, सरकार ने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को हरा दिया था। इस बार जब ये आया तो बहुत कॉन्फिडेंट थे लोग कि इस बार इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार जाएंगे। जो इनके डिप्टी स्पीकर हैं, नेशनली मानी हुई बात है कि इन्हीं के, जिनके मन में थोड़ा इनके प्रति ज़्यादा सहानुभूति वही है, उन्होंने इस नो ट्रस्ट मोशन को कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये अब जब नो ट्रस्ट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस पर वोट ही नहीं हो सकता है। खैर ये सब लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट। उसमें क्या होगा, हो सकता है जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक कोई फैसला आ चुका हो। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि ये जो डिप्टी स्पीकर का निर्णय है वो सही है या गलत। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब ने इस बीच ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट, इमरान खान के गवर्नमेंट के कहने पे उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि असेंबली डिसॉल्व और नए इलेक्शन के लिए हम जाएंगे। ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है कि उसको भाई जब अगर सरकार ने ये भेजा है तो आप इसको माने। तो उन्होंने असेंबली डिसॉल्व, इमरान और नए इलेक्शन के लिए जो 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, इसके पे कार्रवाई कर दी। अब इधर क्या है कि जो प्रेसिडेंट अलवी साहब है उनके ऊपर ऑपोजिशन का भी कोई प्रेशर है। ऑपोजिशन वाले भी मतलब उनके हिसाब से गलत है, हो सकता है इनको इम्पीच करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो उन्होंने एक और, जब ये सब कर दिया तो उन्होंने एक नया और किया, क्योंकि अब तो इमरान खान साहब की चलेगी नहीं, उनकी सरकार तो एक तरह से ख़त्म हो चुकी, नए उसका कर दिए हैं कि नए असेंबली इलेक्शंस होंगे। तो अब उन्होंने इमरान खान साहब को डी नोटिफाई कर दिया। अब डी नोटिफाई करना एक तरह से डिसमिस करना है। फिर से समझिए, नेशनल असेंबली खत्म हो चुकी है, नया इलेक्शन 90 दिन में होता है। ये जो 90 दिन का पीरियड है उसमें जनरली एक आपका केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट जनरली बाई कन्वेंशन जो सरकार चल रही होती है वही प्राइम मिनिस्टर रहता है, लेकिन उन्होंने इमरान खान को केयर टेकर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, उन्होंने उनको डी नोटिफाई कर दिया। डी नोटिफाई का मतलब उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया। अब क्या है, इसके बाद फिर एक तीसरा उन्होंने एक्शन और लिया। उन्होंने जब ये कर लिया तो अलवी साहब जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब टू कंटिन्यू टिल अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब तक अपॉइंट होना है तब तक के लिए इमरान खान साहब रहेंगे। अब वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार 15 दिन के अंदर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाना चाहिए, तो वो चल रहा है। अब इमरान खान साहब 15 दिन से ज़्यादा रह नहीं सकते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का तो अपना एक है ही कि सुप्रीम कोर्ट के आज फैसला आना है। उसके बाद एक और एंगल है, एक एंगल ये है कि वहाँ की सेना कब तक तटस्थ रहती है। अंदर अंदर तो चलता रहता है क्योंकि वहाँ की सेना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके लोकतंत्र में। इमरान खान साहब ने एक बिल्कुल शुद्ध पैंतरा इस समय फिर चला है इलेक्शन के लिए। उन्होंने कहा है कि इन सब में जो ये सारा कुछ हुआ है फॉरेन हैंड है। याद है ना, फॉरेन हैंड हमारे यहाँ भी बहुत यूज़ किया जाता है, फॉरेन हैंड। तो उन्होंने भी इसमें फॉरेन हैंड कहा है। तो ऐसा उनको लगता है इससे उनको थोड़ा सिंपैथी मिलेगी और जब वो जाएंगे इलेक्शन में तो शायद उनका फ़ायदा हो जाएगा। मैं इन सब के साथ साथ अब ज़रा बात बता दूं कि श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में जो उनका उनका बेसिकली फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। उनकी सरकार एक तरह से जो सरकार चलाने में नाकामयाब साबित हुई है, क्योंकि उनका क्या है कि उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं रही, उनके पास फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन रिजर्व्स नहीं रह गए हैं
कि वो अपने इंपोर्ट के लिए पैसा दे पाएँ। वो इस समय जो पेट्रोल पदार्थ आ रहे हैं उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से पेट्रोल डीजल नहीं है उनके पास, वो नहीं है तो 13 घंटे तक का पावर कट होना शुरू हो गया है। वहाँ के लोगों ने, जिसके एक्सपर्ट हैं दुनिया के, उन्होंने कहा है इट इज़ अ ट्विन डेफिसिट। दो तरह के इसमें समस्याएं हैं। पहला, नेशनल एक्सपेंडिचर, जो राष्ट्रीय खर्च है, इज़ मोर देन द नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आमदनी उससे ज़्यादा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कभी कभी लगता है ना, लोग ये पूछते हैं यहाँ पे, नहीं आपको क्या दिक्कत है अगर बढ़िया चक एक 22,000 करोड़ का एक नया लोकसभा बन रही है, सेंट्रल विस्तार। ये दिक्कत यह है कि अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा और आपकी इनकम कम हो जाएगी तो इस तरह की समस्याओं का है। आप अब इसको कहने नहीं, ये हर चीज़ को राष्ट्रीयता से जोड़ा जाता है, वो अलग बात है। जैसे हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हुई थी, उस तरह से श्रीलंका में भी कुछ चीज़ें हुई थी। उन्होंने, वहाँ के गवर्नमेंट ने बीच में केमिकल फर्टिलाइज़र जो थे उसको बैन कर दिया था, नहीं उधर ऑर्गेनिक खेती होगी, लेकिन इतना प्रेशर हुआ उन्होंने उसको वापस किया। हमारे यहाँ डिमोनेटाइज किया तो फिर हम उनको मानते रहे, नहीं वो सब थे, अब उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, लेकिन उसको वापस नहीं लिया। उनके यहाँ एक और समस्या है कि उनका फॉरेन डेट इतना बढ़ गया है कि वो उसको शायद अब सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि इंडिया की भी पॉपुलेशन समझ ली, इंडिया की 135 करोड़ पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम नॉमिनल बेसिस पे है वो 2313 $2313 US डॉलर है। श्रीलंका से कम है, श्रीलंका में हमसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो इसलिए कभी कभी जब स्टैटिस्टिक्स में लोग आपको फंसाते हैं ना कि वहाँ इतना है वहाँ इतना, ऐसा नहीं है। उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, लेकिन आज वो जहाँ बैठे हुए हैं। हमारा जो एक्सचेंज रेट है, हमारा $1 पे हमें 76 रुपए के करीब मिल रहा है। एक और चीज़, इसको मैं ख़त्म करने से पहले इसलिए बता दूं, हिंदुस्तान के संदर्भ में अब आ जाऊं। क्यों? देखिए, अगल बगल अगर ये क्राइसिस है तो उससे सीख लेने की बात है कि समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल समस्या है और उसका, जैसे हिंदुस्तान में हम लोग फॉरेन हैंड और ये सब करके अपना वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका की बहुत सीरियस है, बिकॉज इट्स अ मैनेजमेंट फेल्योर, इट्स अ फिनेंशियल मैनेजमेंट का भयंकर, आप देश को संभाल नहीं पाए हैं। तो कल ही परसों में ऐसा आया है कि बहुत से स्टेट के सेक्रेटरीज ने कहा है, आज उस पर शायद बैठक भी हुई है, ये जो फ्रीबीज देने का एक चलन चल गया है ना, कि इलेक्शन के समय ये फ्री ले लो, ये फ्री ले लो। हालांकि कुछ फ्रीबीज बोल दी जाती हैं, कुछ कहा जाता है बाद में, तो जुमला था गैस सिलेंडर फ्री देंगे और अगर 10 तारीख को चुनाव में हमारी गिनती में हम आ गए तो होली से पहले मिल जाएगा। अब होली आके भी चली गई, मालूम नहीं। अब उनसे पूछे तो कहेंगे नहीं, मैंने इस होली के लिए थोड़ी कहा था, मैंने किस होली के लिए कहा था। ये तो अब इस तरह की बातें होंगी, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस गवर्नेंस। ये गवर्नेंस के फेल्योर हैं, और अगर आप गवर्नेंस ठीक से नहीं करेंगे तो ये सोच लेना कि हमारे यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं याद के लिए बता दूं, जब नरसिम्हा राव साहब की सरकार आई थी तो हम करीब करीब इसी के आसपास की स्थिति में पहुंच रहे थे। हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स करीब करीब खत्म हो गए थे। उस समय फिर नरसिम्हा राव की सरकार बनी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, और कैसे कैसे मैनेज करके कहाँ देश पहुँचा है। इसलिए जो फिनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री है, वो मेरा अभिमान, और जितना अब कॉम्प्लेक्स होता रहा है वो एक्सपर्ट्स के हाथ में होना चाहिए। वो एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से खतरे से ज़्यादा उस पर इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप जो भी सरकार है उसको इस पर थोड़ा उसमें नहीं कि मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे आप अच्छे लोगों को बिठाइए जो लोग इस चीज़ को समझते हो, जो ये ना कहें कि मुझे तो इस आलू प्याज का दाम इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मैं खाता ही नहीं हूँ। तो ये सब कहाँ की बातें हैं ना सिर ना पैर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय इंडिया को सबक लेके अपने मैनेजमेंट, अपनी गवर्नेंस को और अपने मैनेजमेंट को पे थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए। थैंक यू सो मच।